राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की इस क्लास में। और इस क्लास में हम जानेंगे कि भाई इसरो के कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं भारत में, और इसरो ने कौन कौन से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए हैं, है ना। दरअसल देखो, अपने एक चीज़ बेसिक सी पता है कि भारत की एक संस्था है, कौन सी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक राष्ट्रीय एजेंसी है और जो भारत के लिए अंतरिक्ष में नए नए प्रोग्राम लॉन्च करती है, नए नए कार्यक्रम आयोजित करती है। ये आप सबको पता है। अब अपन जानेंगे भाई, इसरो इतनी बड़ी संस्था है, उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, उसके कहीं ना कहीं और भी काम करने के जगह स्थान होंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे गाइज। तो ध्यान से सुनिएगा गाइज, क्या क्या मैं आपको बात बता रहा हूँ, है ना। देखो, अपन इसरो के बारे में बात कर रहे थे, इसरो के बारे में, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी 1969 में होती है ना। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है ना। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में। इसीलिए बेंगलुरु को किसके नाम से जानते हैं भाई? अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, और क्या है? और देखो, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ, है ना। एस सोमनाथ। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि यार ऐसा कौन सा बंदा था पहली बार जिसके ये दिमाग में आया कि यार अब भारत को भी स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। नहीं तो भारत के कौन सी चूल मची थी कि हम अंतरिक्ष में जाएं, वहाँ पर सैटेलाइट भेजें, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया? किसी न किसी के दिमाग में पहली बार तो बंदे के आया होगा यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए अपने लिए। क्या होना चाहिए? किसके दिमाग में आया? तो उनका नाम क्या है? विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। तो जो विक्रम साराभाई हैं, इन्हें ही भाई वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, उनके जनक माना जाता है। कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भाई? विक्रम साराभाई। क्योंकि उन्हीं की ये सोच थी, उन्हीं की ये विचार थे कि भाई इस तरीके की भारत की कुछ नींव होनी चाहिए जो स्पेस में काम करे। क्योंकि आगे हम देखते हैं भाई, आगे अपना स्पेस में ही जो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है वहाँ पर, है ना। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई है, और कहते हैं कि भाई अब तो ज़मीन पे तो युद्ध होने ही नहीं है, अंतरिक्ष में होंगे, सीधे सैटेलाइटों से होंगे, वहीं से मिसाइलें दाग रहे हैं, वहीं से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल चल रही है, वहीं से सब कुछ हो रहे हैं। ज़मीन पे तो युद्ध होना ही नहीं है। तो उसके लिए भारत को सुदृढ़ रखना है ना, भारत को भाई विश्व गुरु बनाना है, भारत को पावर बनाना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ये करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब अपन बात करते हैं भाई, इसरो के प्रमुख कौन कौन से सेंटर हैं भारत में, है ना। क्या इसरो तो एक एजेंसी हो गई, लेकिन उसके सेंटर भी तो होंगे। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। अब अपन ऐसे इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें, प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो एक आपका केंद्र है कौन सा? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा, केंद्र कहाँ पर है? केंद्र है इसका तिरुवनंतपुरम में। क्या? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है गाइज? गाइज तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ पर ये सेंटर बना हुआ है। एक चीज़, अब देखो इसके बारे में आपको जो भी डिटेल है ना, वो पूरी याद रखनी है। क्या याद रखनी है भाई? ये जो केंद्र है ना, इसरो का सबसे पुराना सेंटर है ना। सबसे पहले भाई बात करेंगे इसरो ने काम कहाँ पे स्टार्ट किया था, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर पे काम किया था, है ना। वहीं से भाई पहली बार जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर रहे थे। इसके अलावा भाई किस तरीके से लॉन्च व्हीकल है उन पे काम करना है, किस तरीके से सैटेलाइट निर्माण करनी है, उनकी तकनीकों पे काम करना है, तो वो कहाँ किया करते थे? विक्रम साराभाई जो सेंटर है वहाँ पर किया करते थे। और ये इसरो का सबसे बड़ा सेंटर है ना। एक चीज़ और आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, क्या? सबसे बड़ा सेंटर है। क्या? सबसे बड़ा सेंटर है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि मैं दूसरे सेंटर की बात करूं तो एक सेंटर है आपका कौन सा? इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये इसरो का दूसरा प्रमुख सेंटर है। अच्छा, कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये इसरो का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है। कौन सा? सेकंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ इसरो। यानी इसरो का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए जाते हैं। क्या काम किए जाते हैं
भाई यहाँ पर जो सैटेलाइट बनाने का काम है ना भाई, सैटेलाइट की डिज़ाइन किस तरीके से होगी, उसकी टेस्टिंग कब होगी, उसका परीक्षण कब होगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड होती हैं, इस सेंटर पर डिसाइड होती हैं। कहाँ, इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब जैसे देखो, आपको जैसे सब पता है कि भाई अपना जो प्रथम अपना सैटेलाइट था कौन सा, आर्यभट्ट, उसके बाद हमने भास्कर को भेजा, उसके बाद हमने इनसेट श्रेणी के बहुत सारे सीरीज के बहुत सारे अपने उपग्रह हमने लॉन्च किए, सैटेलाइट लॉन्च किए, तो वो सब कहाँ पर बनाए गए, वो इसी सेंटर पर बनाए गए। तो यानी कि एक तरीके से जो हमारा जो ये सेंटर है, इसरो का जो ये सेंटर है, दरअसल जितने भी सैटेलाइट हैं उनके निर्माण के लिए काम किया जाता है। कहाँ पर, यहाँ पर। उनकी डिज़ाइन क्या होगी, उनका टेक्नोलॉजी क्या होगी, इस चीज़ की सबकी जो काम किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इस सेंटर पे काम किया जाता है। कौन सा सेंटर है, इसरो सैटेलाइट सेंटर, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। अच्छा, यदि मैं तीसरे सेंटर की बात करूँ इसके प्रमुख, तो तीसरा सेंटर है यहाँ इसमें, तीसरा सेंटर है सार सेंटर। क्या नाम है, सार सेंटर। तीसरा कौन सा है, सार सेंटर। क्या नाम है, सार सेंटर। अब ये सार सेंटर कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है ना। देखो, मैं आपको मैपिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं आपको उसमें आंध्र प्रदेश में एक मैंने आपको झील बताई थी, उस झील का नाम बताया मैंने, पुलिकट झील। उस पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप बताया था जिसका नाम बताया श्री हरिकोटा। उस श्री हरिकोटा द्वीप पर एक अंतरिक्ष स्टेशन है, कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष, क्या नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा, इससे का देखो, ये एक मतलब लॉन्चिंग पैड है ना, लॉन्चिंग का स्टेशन है जहाँ से जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर है, ये सार सेंटर ही है ना, एक तरीके से। ये आपकी चीज़ समझ में आएगी, यानी कि सैटेलाइटों को जो लॉन्चिंग का काम किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, सार सेंटर पे किया जाता है। एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है आपको, कि भाई जो ये सेंटर है, इस सेंटर पर जो रॉकेटों में जो ईंधन उपयोग में लिया जाता है, उस रॉकेट में ठोस ईंधन को किस तरीके से उपयोग में लिया जाए, उसकी किस तरीके से क्वालिटी बढ़ाई जाए, उसको किस तरीके से अपन ठोस अवस्था में लेके आए। देखो, आपको एक चीज़ हमेशा क्लियर रखनी है, क्या रखनी है, देखो ईंधन तो कई प्रकार का है भाई, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। उपयोग किस में करेंगे, ये बड़ी बात। देखो, गैस में यदि जो साइंटिस्ट हैं यदि उसका रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो गैस होती है वो स्थान ज़्यादा घेरती है लेकिन एनर्जी कम होती है। लेकिन यदि उसको हम गैस को कंप्रेस कर दें, एकदम कंप्रेस कर दें और कंप्रेस करके उसको लिक्विड में चेंज कर दें तो स्थान कम घेरेगी, क्योंकि लिक्विड का जो गैस की आयतन में, गैस की तुलना में जो आयतन है वो कम होता है। बात आई आपकी समझ में। तो यानी कि लिक्विड है वह कम स्थान पर ज़्यादा एनर्जी रख सकता है। और यदि हम उसी द्रव को यदि हम सॉलिड में बदल देते हैं, तो यदि हम उसको सॉलिड में बदल देते हैं तो क्या होगा, अब और भी कम स्थान घेरेगा। यानी कि यदि हमको छोटे से स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन रखना है तो उसमें अपन क्या प्रयास करेंगे कि भाई सॉलिड फॉर्म में रखा जाए। और यही हमेशा जो साइंटिस्ट हैं वो प्रयास करते हैं कि ईंधन को हमेशा सॉलिड रूप में उपयोग में लिया जाए। और उसके लिए नई नई तकनीकी अपनाई जाती है, उसके लिए नए नए इनोवेशन किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है। तो बात आई समझ में। और उस ईंधन को ठोस अवस्था में किस तरीके से बनाया जाए उसका सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, वो सार सेंटर है। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इतनी सी बात है आपकी समझ में, तीसरा सेंटर हो गया। अब यदि एक और सेंटर है, इसका कौन सा, चौथा सेंटर है इसमें, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। कौन सा सेंटर है चौथा, उसका नाम है द्रव नोजल प्रणाली केंद्र। क्या नाम है, द्रव नोजन प्रणाली केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। अब ये कहाँ पर है, अब देखो ये जो है ना, अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई प्रयास किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लिक्विड फॉर्म में है या ठोस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, उस ईंधन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा जो ईंधन है उसको लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से उच्च ऊर्जा युक्त बनाकर ईंधन के रूप में काम में लिया जाए उसके लिए काम करता है।
अच्छा देखो, इसका जो मेन सेंटर है ना वो तो कहाँ पर है, महेंद्रगिरी में। कहाँ पर है, महेंद्रगिरी। अब फिर वही मैपिंग की बात आ जाती है। महेंद्रगिरी मैंने दो जगह पढ़ा है आपको, एक मैंने उड़ीसा में पढ़ा है, महेंद्रगिरी पर्वत वहाँ का फेमस है। अब आप भूल जाओगे तो आपको इससे पहले क्या करना है, क्लासें लेनी है ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो महेंद्रगिरी जो पर्वत बताया था वो तो कहाँ पर है, उड़ीसा में। लेकिन ये जो महेंद्रगिरी है जहाँ पर ये जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में ये सेंटर स्थित है। ठीक है, इतनी सी बात। इसके अलावा देखो, इसके सेंटर तिरुवनंतपुरम में भी है, ब्रांचें खुली हुई हैं ना। जो मेन सेंटर है वो कहाँ है, महेंद्रगिरी में। भाई तिरुवनंतपुरम में भी है, बेंगलुरु में भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो एक और आप ऐड कर लीजिए, क्या नाम है उसका, उसका नाम है आपके अंतरिक्ष अनुप्रयोग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है। अब देखो ये जो केंद्र है ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में। कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। अब ये जो सेंटर अहमदाबाद में है, अब इस सेंटर पे काम क्या किया जाता है। देखो आपको ये चीज़ तो पता है भाई, मार्स के लिए कोई मिशन भेजना है, मंगल ग्रह के लिए यानी वीनस, शुक्र ग्रह के लिए अपने को कोई मिशन भेजना है, सूर्य के लिए कोई मिशन भेजना है, चंद्रमा के लिए कोई मिशन भेजना है, तो वो सब इसरो काम करता है। इसके अलावा और भी तो काम करता है, ये आपको पता है। देखो क्या काम करता है भाई, मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम की जानकारी कैसे पता लगेगी भाई, जब तक सैटेलाइट नहीं जाएगा अंतरिक्ष में तब तक कैसे पता लगा लोगे भाई। आज अरब सागर में ये फलाना साइक्लोन आ गया है, अरब सागर में फलाना साइक्लोन आ गया है, उसकी कैसे जानकारी पता लगेगी, अंतरिक्ष सैटेलाइट इमेजों से तो पता लगेगी। आज तुमको कैसे पता लगेगा कि भाई जो चाइना है वो हमारी LAC पर अधिकार करता जा रहा है, कैसे पता लगेगा, सैटेलाइट इमेजों से ही पता लगेगा ना। और उन सैटेलाइटों को कौन बनाएगा, इसरो बनाएगा। इतनी सी बात है आपके समझ में। यानी कि स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ भाई जैसे मौसम मॉनिटरिंग हो गई, पर्यावरण मॉनिटरिंग हो गई है ना, दूर संचार से संबंधित हो गई। आज तुम दूरदर्शन पर चीज़ें देखते हैं तो वो भी तो चीज़ें हैं, वो भी तो सैटेलाइट के माध्यम से चली आ रही हैं। तो उनके लिए भी तो काम करना होता है ना। तो उनके लिए जो काम करता है ना वो उसका जो सेंटर बना हुआ, कहाँ पर बना हुआ है, अहमदाबाद में। यानी कि जो सोशल वेलफेयर के जो काम किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं, सेंटर पर किए जाते हैं इसरो के द्वारा। जैसे दूरसंचार हो गया, नौ संचालन हो गया, संचार के माध्यम से हो गया, मौसम मॉनिटरिंग हो गई, पर्यावरण मॉनिटरिंग हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए सैटेलाइट बनाना है उनके लिए। तो उनके लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जो कि कहाँ पर है, अहमदाबाद में। अब अपन जानते हैं प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में कि भाई इसरो ने कौन कौन से प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम किए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई भारत ने सबसे पहले जो अपना सैटेलाइट था, कौन सा सैटेलाइट था, आर्यभट्ट था, है ना। कौन सा था, आर्यभट्ट था। इस सैटेलाइट को उसने 1975 में भेजा था, है ना। भारत का पहला खुद का सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट था। कब भेजा था, 1975 में भेजा था। किसके सहयोग से भेजा था हमने, रूस के सहयोग से भेजा था। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। क्योंकि उस समय तक अपन इतने डेवलप थे ही नहीं गाइज। उस समय क्या है कि हमने रूस का बहुत ज़्यादा हेल्प ली, रूस की बहुत ज़्यादा हेल्प ली हमने, है ना। और उसका हमने सहयोग लिया कि भाई हमको हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना है। अब उसके बाद आपको जैसे मैं और बताऊं, जैसे कि 1980 में भारत ने खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना डाला, है ना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नंबर 3 था, उसका सफल परीक्षण भी कर डाला। यानी कि अब भारत ऐसे देशों में शामिल हो गया, ऐसे देशों में अपनी गिनती होने लगी जो खुद अपने जो सैटेलाइट हैं उनको खुद अपने ही प्रक्षेपण यानों से, अपने ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकलों से हम अपन भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महारत हासिल हुई हमारी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि 1983 में एक तो बहुत शानदार 1983 में एक बहुत शानदार काम होता है, ज़बरदस्त भाई साहब, है ना। क्या होता है कि अपना एक सैटेलाइट था, कौन सा, इनसेट IV, क्या नाम है, इनसेट IV, क्या नाम है, इनसेट 1V, क्या नाम है, इनसेट 1V, है ना। तो ये जो सैटेलाइट था, दरअसल ये जो सैटेलाइट भाई मौसम संबंधी जानकारी हो गई, दूरदर्शन से संबंधित जानकारी हो गई, दूरसंचार से संबंधित जानकारी हो गई, तो वो सब कहाँ पर थी, इनसेट IV में थी, है ना। तो ये जो सैटेलाइट था ये एक तरीके से ये समझो इसने रिवोल्यूशन ला दी, एक तरीके से क्रांति ला दी। यार क्या बात कर दी, कैसे कैसे क्रांति ला दी, क्रांति कैसे लाई, सुनो। क्रांति इस तरीके से लाई कि भाई अपन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा रीच हो सकती है। अरे यार दूरदर्शन चालू हो गया,
अब आप जो राजनेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी जगह बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं ना। तो ये इसका उपयोग मिला, तब जाके हमको पता लगा कि यार अंतरिक्ष में अपने कार्यक्रम कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी अपने लिए कितनी मायने रखती है। तब ये चीज़ें हमारे समझ में आई, तब से, उससे पहले तो पता ही नहीं था हमारा, है ना, चल क्या रहा था। उसके बाद फिर हम 1994 में अपन ने एक और काम किया। क्या काम किया? उसमें हमने एक खुद का एक और लॉन्च व्हीकल, कौन सी, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका भी निर्माण कर डाला। ये थोड़ा उससे क्या हैवी क्वालिटी का था, है ना। पहले SLV था, उसको हम PSLV बनाया। 2022 तक, देखो 1994 में बना हुआ था, लगभग 2022 तक यदि बात करें तो लगभग PSLV से हमने 55 अपने रॉकेट लॉन्च किए, जिसमें से 52 सफल हुए हैं। तो ये देख रहे हो भाई साहब एक्यूरेसी। भाई इसरो ने ना इस दुनिया को एक ही चीज़ सिखाई है। क्या सिखाई है? कि भाई कम से कम रिसोर्सों में किस तरीके से अपन अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मिशन है उनको सफल कर सकते हैं। ये किसने सिखाया? इसरो ने सिखाया। यहाँ तक कि नासा तक को सिखाया है इसरो ने। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है भाई। देख रहे हो ना यार, कितना मतलब शानदार काम है। 55 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसमें 52 सक्सेसफुल रहे हैं। तो इससे क्या है, और देशों का विश्वास बढ़ता है कि यदि यार जो इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, यदि उनसे हम अपने सैटेलाइटों को यदि लॉन्च करवाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये जो बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। देखो, जो एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद कर लेना। जो SLV थर्ड था, यानी कि ये जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, हमारे भारत का पहला सैटेलाइट जो हमने खुद अपने रॉकेट से भेजा, क्या नाम है उसका? रोहिणी है। क्या नाम है? रोहिणी है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो गाइज, आपको मेन चीज़ पता है। क्या पता है? कि भाई अपने कौन कौन से यहाँ चंद्रयान के लिए, चंद्रमा के लिए, मार्स के लिए, है ना, अपने मिशन गए हुए हैं। थोड़ा उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं मोटी मोटी। देखो, जैसा कि आप सबको पता है, कैसा कि पता है आपको, जैसा कि क्या पता है आपको कि चंद्रयान फर्स्ट, क्या नाम है? चंद्रयान फर्स्ट। भाई चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया? ये है आपके 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और कब पहुंचा? ये 15 नवंबर। कब पहुंचा? 15 नवंबर 2008 को ये पहुंच गया। अब देखो, जो चंद्रयान फर्स्ट था, अच्छा किस रॉकेट से भेजा था हमने? ये PSLV C11, है ना, PSLV C11 रॉकेट से हमने इसको भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट। दरअसल ये हमारा पहला इस दुनिया का रॉकेट था जिसने ये चीज़ बताई कि भाई चंद्रमा पर भी पानी है, वहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा खोजा गया। अच्छा, जहाँ पर ये चंद्रयान फर्स्ट, जहाँ पर चंद्रमा पर जाके गिरा, उसको, उस स्थान को आज हम किस नाम से जानते हैं? जवाहर पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जवाहर पॉइंट के नाम से जानते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, भूलना तो है ही नहीं, है ना। क्लास ले रहे हो तो आपको ये समझो, भूलनी तो है ही नहीं चीज़। ठीक है। अच्छा, यदि हम चंद्रयान 2 की बात करें, किसकी? चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 कब? 22 जुलाई 2019 को हमने जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 है, उसको हमने लॉन्च किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये असफल रहा, सफल नहीं हो पाया है। ये कार्यक्रम अंतिम क्षणों में जाके कहीं ना कहीं असफल हो गया। जब देखो, 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी? एक तो था ऑर्बिटर यानी कि जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। एक था लैंडर, उसका क्या नाम था? विक्रम। और एक था रोवर, और उसका क्या नाम था? प्रज्ञान। रोवर मतलब कि एक तरीके से रोबोट था जो कि चल सकता था, पहिए वाला रोबोट था एक तरीके से। ठीक है, 3 चीज़ें थी। ऑर्बिटर पूरी तरह सक्सेस हो गया। ऑर्बिटर वो चंद्रमा की जो कक्षा है उसमें ढंग से स्थापित हो गया। लैंडर जो अंत में सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग हो गई, यानी कि ढंग से वो उतरा ही नहीं। तो इसरो का कनेक्शन टूट गया। तो ये इसको असफल माना गया मिशन को। उसके बाद आपको गाइस पता है चंद्रयान 3 है ना, भारत का गौरव चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया हमने? 14 जुलाई 2023 को हमने ये लॉन्च किया था। और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर जाकर पहुंच गया, है ना। और ये चंद्रयान 3 था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। किसके कारण से? चंद्रयान 3 के कारण से। सफल लैंडिंग हुई, रोवर बाहर निकला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसने कई सारी चीज़ें खोजी, जैसे सल्फ़र की खोज की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो, ये जो 23 अगस्त है ना, इस 23 अगस्त को आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मनमान, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाने की घोषणा कर दी गई है। और चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर जाकर पहुंचा है उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, ठीक है, भूलना तो है ही नहीं आपको। अच्छा, जैसे कि आपको पता भाई मंगल के लिए तो भेजा है मंगलयान कब भेजा था हमने? 2014 में भेजा था, है ना। तो ये तो हम पहले अटेम्प्ट में ही मंगल पर पहुंच गए थे, पहले अटेम्प्ट में ही पहुंच गए थे ना। पहले अटेम्प्ट में तो आजकल गवर्नमेंट जॉबों की वो वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हो पाती अपनी, है ना। तो ये अपन लेकिन अपने ये काम किया मंगल पर पहले बहुत ही मिनिमम दामों में, मतलब कि लगभग 600 करोड़ के समथिंग ये अपना खर्चा आया था मंगल तक पहुंचने के लिए। भाई इससे ज़्यादा तो हॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों का बजट रखते हैं, उससे कम पैसों में तो मंगल पर पहुंच के आ गए थे। तो ये बड़ी बात है ना अपने लिए, है ना, ये गर्व की बात है, इसरो के गर्व के लिए, है ना, बात होती है। अच्छा, यदि अपन और बात करें, देखो ये तो हो गई मोटी मोटी बात है ना। ये जो आपको पता है भाई, जैसे कि हमने आदित्य L1 भेजा है ना। आदित्य L1 भी तो किया है भाई। सूर्य की जो अध्ययन के लिए हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आदित्य L1, जो कि हमने अक्टूबर में भेजा था और जुलाई में जाकर पहुंच गया। तो ये भी आपको पता है। और कुछ पेंडिंग है, जैसे कि इसरो ने पहले से अनाउंसमेंट कर रखी है कि हम भाई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, ISS बनाएंगे। इसके अलावा एक गगनयान वो भी पेंडिंग में चल रहा है ना, उसकी टेस्टिंग चल रही है बार बार, ठीक है। अच्छा देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट काम कब हुआ? 2019 में भारत ने एंटी सैटेलाइट मशीन का निर्माण कर डाला, है ना। जब इसका निर्माण करना लगा भाई साहब, दुश्मन देश थे ना, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके माध्यम से धरती पर रहकर अपन स्पेस में कोई भी सैटेलाइट है उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जब उनको पता लगा ना, दुनिया के लोगों को, यार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भारत के पास पहुंच गई, जैसे ही इसरो ने इस चीज़ को विकसित किया ना, तो भारत उन 4 देशों में शामिल है ना, चौथा देश बन गया। पहले भाई अमेरिका भी ये काम कर चुका है, चाइना भी कर चुका है, रसिया भी कर चुका है, भारत चौथा देश बन गया, इन देशों में शामिल हो गया कि भाई एंटी सैटेलाइट मिसाइल हमने जो एंटी सैटेलाइट जो हमने सिस्टम है वो अपने डेवलप कर लिया 2019 में। तो देखो ये अपने प्रमुख कार्यक्रम है, ये आपको मैंने बता दिया, है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा मेरा प्रयास आपके समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको समझना है, बार बार देखना है इस वीडियो को, है ना। हेलो गाइस, बात आ रही है ना आपके समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।